नमस्कार। आज का हमारा विषय है विभिन्न युगों में स्त्रियों की स्थिति का अध्ययन। स्त्रियों के स्थिति का अध्ययन विभिन्न युगों में करने से पहले हमें समझेंगे कि इतिहास को किन 3 कालखंडों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला है प्राचीन इतिहास, फिर मध्यकालीन इतिहास और अंत में आधुनिक इतिहास। इन कालखंडों को अध्ययन की सुविधा के अनुसार उस तत्कालीन समय की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा अन्य स्थितियों के अनुसार इनको विभाजित किया गया है। प्राचीन काल को हम वैसे तो सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर राजपूत काल तक हम इसको कहते हैं, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता एक पृथक सभ्यता थी। वो एक नगरीय सभ्यता थी और उसके विनाश के बाद में वैदिक काल का उदय हुआ था। तो हम यहाँ पर स्त्रियों की स्थिति के अध्ययन के विषय में हम वैदिक काल से प्रारंभ करेंगे। वैदिक काल से प्रारंभ करके उसके बाद हम मध्यकाल में स्त्रियों की स्थिति का अध्ययन करेंगे और फिर आधुनिक काल में स्त्रियों की स्थिति के अध्ययन के फलस्वरूप इसका निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे। सर्वप्रथम हम प्राचीन काल में स्त्रियों की स्थिति का अध्ययन करने में जब हम वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति के बारे में देखते हैं तो हमें देखते हैं कि वैदिक काल को मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है पूर्व वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल का जो नाम है इसे ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है और इसका नाम जो है वो ऋग्वेद के अनुसार पड़ा है। पूर्व वैदिक काल में मात्र एक वेद ऋग्वेद की रचना हुई थी और ऋग्वेद के अनुसार ही तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि परिस्थितियां थी। यानी उसी का आप नियम संविधान मान लें कि यही माना जाता था। और उत्तर वैदिक काल में बाकी 3 वेद जो थे वो साम वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की रचना हो चुकी थी। इन तीनों को एक साथ मिला के वेदात्रयी कहते हैं और इन्हीं के आधार पर तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक आदि स्थिति व्याप्त थी। पूर्व वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल के नियमों के अनुसार स्त्रियों की स्थिति जब हम देखते हैं तो पाते हैं कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। स्त्रियों को सम्मानित जीवन जीने का अधिकार प्राप्त था और ऋषियों की तरह ही महिला ऋषियां भी उस समय थी, अर्थात कन्याओं को पढ़ने लिखने का पर्याप्त अधिकार था। वैदिक स्त्री ऋषियों में मुख्यतः अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, विश्वाबारा, मैत्रेयी आदि प्रमुख रूप से उल्लेखनीय हैं। इन्होंने पुरुषों की भांति वेद शास्त्रों का अध्ययन किया था और अपने समकालीन ऋषियों के साथ शास्त्रार्थ करके अपने ज्ञान को प्रूफ भी किया था, यानी कि प्रमाणित भी किया था। वैदिक कालीन स्त्रियों पूर्व वैदिक काल में स्त्रियों को अपने इच्छानुसार वर चुनने की भी स्वतंत्रता थी। बाल विवाह नहीं होते थे और पुनर्विवाह प्रचलित था। उस समय स्त्रियों का राजनीति में भी उल्लेखनीय योगदान था। पूर्व वैदिक काल की 3 राजनीतिक संस्थाएं प्रमुख थी, सभा, समिति और विदत, जिसमें कि सभा विद्वान पुरुषों की संस्था थी और समिति में स्त्री और पुरुष दोनों समान रूप से भाग लेते थे और विदत वृद्धों की संस्था थी। पिता की संपत्ति में भी स्त्रियों का अधिकार था। इस प्रकार हम देखते हैं कि पूर्व वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति सम्मानित, शिक्षित और पुरुषों के समकक्ष थी। उत्तर वैदिक काल आते आते मुख्यतः अथर्ववेदिक काल तक सभी जो व्यवस्थाएं थी वो बदल गई। नियम कठोर से कठोरतम होते चले गए और इसी के साथ साथ में स्त्रियों की स्थिति भी होती चली गई। जो वर्ण व्यवस्था पूर्व वैदिक काल में कर्म पर आधारित थी, उत्तर वैदिक काल में जन्म पर आधारित हो गई।
बहुत से सामाजिक नियम बहुत कठोर हो गए, स्त्रियों को भी बहुत सारे बंधन लगा दिए गए। यहाँ तक कि अथर्ववैदिक काल में एक कन्या का जन्म ही अशुभ माना जाने लगा। उसका तर्क यह था कि मृत्यु के बाद पिता को पुत्र ही मोक्ष दिलाएगा, अतः परिवार में पुत्र का होना अत्यंत आवश्यक है। पुत्री को दुहिता शब्द से संबोधित किया गया, अर्थात जब तक वह मायके में है तब तक वह मायके का खा पी रही है। इसके बाद में जब वो विवाह के पश्चात पिता का सारा धन लेकर और अपने पति के घर चली जाएगी और वहाँ रहते हुए भी पिता के घर से धन लेती रहेगी, धोती रहेगी। इसके मतलब है कि वो पिता का धन जो है वो लेने के लिए ही उसका जन्म हुआ है। तो ये सब जो एक भ्रांतियाँ स्त्रियों के प्रति बन गई थी, इन सब ने स्त्रियों की स्थिति को बहुत ही ज़्यादा हीनता में पहुंचा दिया और इसके फलस्वरूप स्त्री शिक्षा का भी पतन हुआ और उन्हें अपने इच्छानुसार विवाह करना या राजनीति में भाग लेना ये सब भी बंद कर दिया गया। स्त्रियों पर इतना ज़्यादा अंकुश लगाया गया कि यह कहा गया कि स्त्री जब तक कुंवारी है तो वह पिता के अधिकार में, और जब तक उसका विवाह हो जाता है तो वह पति के अधिकार में, और वृद्धावस्था में यदि पति नहीं है तो वह पुत्रों के अधिकार में रहे। अतः वह स्वतंत्रता पूर्वक कोई भी कार्य न करे, न ही उसे स्वतंत्रता पूर्वक कहीं जाने की या अपना इच्छा अनुसार कोई भी निर्णय लेने की स्वतंत्रता प्राप्त थी। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि पूर्व वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल तक आते आते प्राचीन काल में स्त्रियों की दशा निम्न से निम्नतर होती गई। कमोवेश यही स्थिति पूरे प्राचीन काल में चलती रही और राजपूत काल तक स्त्रियों की स्थिति बहुत ज़्यादा सम्मानित नहीं हो पाई। हालांकि कुछ राजपूत रानियां और कुछ स्त्रियों ने उल्लेखनीय कार्य किए, इतिहास में अपना नाम बनाया, लेकिन यह बात केवल अभिजात्य वर्ग तक ही सीमित थी। सामान्यतः साधारण परिवारों की स्त्रियों में बाल विवाह का प्रचलन, अशिक्षा का प्रचलन और यह सब बहुत बड़े पैमाने पर व्याप्त हो गया। मध्यकाल में विदेशी आक्रांताओं का साम्राज्य हो गया भारत में और मुस्लिम शासन की स्थापना हुई। विदेशी आक्रांताओं के भय से पर्दा प्रथा का कठोरतम रूप सामने आया और स्त्री शिक्षा को पर अनेक प्रतिबंध लगा दिए गए। घर में ही जो कुछ वो भी अभिजात्य वर्ग, धनी वर्ग और संभ्रांत परिवार की स्त्रियां जो घर पर कुछ शिक्षा प्राप्त कर लें तो वो तो ठीक है, लेकिन उनके लिए अलग से कोई बहुत ज़्यादा स्त्री शिक्षा को कोई बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन नहीं मिला। मध्यकाल में हम देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत काल, मध्यकाल भी दो भागों में बटा है। पहला दिल्ली सल्तनत भाग है जो कि 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक माना जाता है, और दूसरा मुगल काल है जो कि बाबर से लेकर बहादुर शाह जफर यानी कि 1526 से लेकर 1857 ईस्वी तक माना जाता है। इसमें मध्यकाल के जो पूर्वार्ध था दिल्ली सल्तनत, उसमें सबसे पहला स्त्रियों के लिए जो कार्य करने का प्रयत्न किया गया वो सम्राट इल्तुतमिश के द्वारा किया गया। उन्होंने स्वयं अपनी पुत्री को स्त्रियोचित शिक्षा न देके पुरुषोचित, जैसा उनके शहजादों को उन्होंने अपनी शिक्षा दी वैसे ही उन्होंने अपनी शहजादी रजिया सुल्तान को शिक्षा दी, और शहजादों के अयोग्य होने की स्थिति में अपने जीते जी रजिया सुल्तान को अपनी बेटी रजिया को उन्होंने अपना उत्तराधिकारी और अपने मृत्यु के बाद में उसे सुल्तान घोषित करने का उन्होंने वसीयतनामा तैयार किया। उनकी मृत्यु के बाद रजिया सुल्तान बनी और यह मध्यकालीन भारत की प्रथम और अंतिम सुल्तान थी। हालांकि रजिया में सभी गुण विद्यमान थे, पढ़ी लिखी थी, घुड़सवारी कर सकती थी, सैन्य संचालन अच्छा था, राजनीतिक संगठन अच्छा था, उसके अंदर कोई भी शत्रु
जितने भी थे कोई कमी नहीं निकाल पाए, लेकिन तत्कालीन समय में जब पर्दे के बाहर आना स्त्रियों के लिए बिल्कुल मना था, उस समय मुंह खोलकर और राज सिंहासन पर एक स्त्री का बैठना किसी भी पुरुष वर्ग को गवारा नहीं हुआ और अंत में षड्यंत्र के तहत उसका वध कर दिया गया। इसके बाद में आप मुगल काल में आए तो यहाँ पे बहुत सी हिंदू स्त्रियाँ और मुस्लिम स्त्रियाँ काफ़ी शिक्षित पढ़ी लिखी, जिनमें कि मुस्लिमों में नूरजहाँ का नाम बहुत ज़्यादा प्रचलित है और 1611 से 1622 तक का मुगल काल जो है वो नूरजहाँ काल के नाम से भी जाना जाता है। इसके अतिरिक्त इसके पीछे आप देखें तो अकबर के साथ में महामंगना, उनका बहुत बड़ा हाथ था अकबर को पालने में और उन्हें शिक्षित करने में और उनका पालन पोषण करने में। और अगर आप इसके आगे और देखें तो इसमें इसके भी पीछे देखें तो हुमायूं की बहन जो है एक गुलबदन बेगम, उन्होंने हुमायूं नामा लिखा। तो इससे मुगल शहजादियाँ और अन्य आप हिंदुओं में भी देखेंगे तो उत्तर मुगल काल में शिवाजी की माता जी जो हैं उन्होंने और अन्य जो ताराबाई हैं और इधर विजयनगर साम्राज्य में कई ऐसी स्त्रियां हैं जिन्होंने अपना राजनीति में बहुत योगदान दिया। परंतु फिर भी ये बहुत से में एक गिने चुने नामों में क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क तो तब पड़ता है जब मान लीजिए कि 100 में 95% रिजल्ट आए, स्त्रियाँ शिक्षित हों, स्त्रियाँ आगे बढ़ें। कुछ एक मुट्ठी भर अभिजात वर्ग की स्त्रियों के शिक्षित होने में, राजनीति में भाग लेने से और ये सिद्ध नहीं हो जाता कि तत्कालीन समाज की स्त्रियों को सभी अधिकार प्राप्त थे या उन्हें पूर्ण अपनी इच्छा अनुसार स्वतंत्रता पूर्वक सम्मानित जीवन जीने का अधिकार प्राप्त था। मुगल काल के बाद में भारत में अंग्रेजों का साम्राज्य स्थापित हुआ और आधुनिक समय में हमने आपको जो हमारी पिछली वीडियो है ब्रिटिश कालीन शिक्षा नीतियाँ, उसमें बताया है कि उसमें प्रारंभ से ही स्त्री शिक्षा को भी बल दिया गया। हम स्वतंत्रता संग्राम में देखते हैं कि स्त्रियों ने भी पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और आधुनिक काल में स्त्रियां जो थी वो पढ़ी लिखी और बहादुर राजनीति में भी अपना योगदान देने वाली सिद्ध हुई। इसका मुख्य कारण पाश्चात्य साहित्यों का भी प्रभाव आप कह सकते हैं, क्योंकि पश्चिमी देशों में स्त्री पुरुष में कोई अंतर नहीं। वहाँ पर तो जैसे मेम साहब और साहब आप देखते हैं कि बिल्कुल साथ में वो भी पढ़ी लिखी स्त्रियाँ होती थी, तो उसका भी कुछ प्रभाव पड़ा कि वहाँ के लोग अगर स्त्रियों को अपने बराबर में बैठा सकते हैं, अपने साथ में अपने समकक्ष स्थान दे सकते हैं, तो हम क्यों नहीं दे सकते हैं। तो आधुनिक काल में आधुनिकता का भी ये प्रभाव आप कह सकते हैं कि आधुनिक काल में स्त्रियों की स्थिति में सुधार हुआ। लेकिन अभी भी गुलाम भारत में अभी भी इतना ज़्यादा स्त्री शिक्षा प्रचलन में नहीं आई। स्वतंत्रता काल में स्त्री शिक्षा को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला और इससे पूर्व महात्मा गांधी ने तो ये कह ही दिया था कि अगर एक लड़का पढ़ा लिखा होता है तो केवल एक परिवार को शिक्षित करता है, लेकिन पढ़ी लिखी लड़की जो है वो 2 परिवारों में रोशनी लाती है। तो इस तरह के महापुरुषों ने कई स्त्रियों के प्रति जो कई कुरीतियाँ थी, बाल विवाह था, कन्या शिशुवध था और हमारा सती प्रथा था, ये सभी कुरीतियों को ब्रिटिश कानूनों ने लागू करके ये सब बंद करके स्त्रियों की दशा को सुधारा और स्त्रियों की स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन दिया। तो हम ये देखते हैं कि जो स्थिति उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की हीन हो गई थी, पूर्व वैदिक काल में जो सम्मानित स्थिति थी उनकी, और धीरे धीरे वो बद से बदतर हो रही थी, आधुनिक काल तक आते आते वही और वर्तमान समय में वह स्थिति कमोबेश पुनः प्राप्ति की ओर लग रही है और ऐसा आगे आने वाले समय में ऐसा सिद्ध होता प्रतीत हो रहा है कि स्त्री और पुरुष में
वैसे बेसिकली फिजिकली तो अंतर कोई नहीं मिटा सकता। स्त्री शारीरिक रूप से कमज़ोर है या फिर पुरुष का जो है वो जो ईश्वर का पद्धत जो है वो तो कोई नहीं मिटा सकता। लेकिन हाँ, जो शिक्षा है, शिक्षा के द्वारा जो हम उन्हें हमारे अपने अधिकार हैं वो हम प्राप्त कर सकते हैं और एक सम्मानित जीवन जी सकते हैं, जिसमें पुरुष प्रधान समाज में स्त्रियां भी अपना वर्चस्व सिद्ध कर सकती हैं और स्थापित कर सकती हैं।